हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द लेक्चर नंबर 15। अगर देखा जाए ऑफिशियली तो ये लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। इसके बाद कोई और हेडिंग होती नहीं है, पर मेरी तरफ से ये चैप्टर का हेडिंग्स का एंड है, पर क्वेश्चंस और अभी प्रॉब्लम्स का एंड नहीं है। अपने को काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखना है और ये लास्ट टॉपिक अपने आप में ही जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसका कंप्लीट रिवीजन भी है। वो सब प्रॉपर्टीज़, वो सब फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ आएंगे, पर एक नए कंसेप्ट के साथ एक नया इसमें एडिशन फैक्टर आने वाला है, उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब ये यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इसको समझते हैं और ये कौन से सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवाइज करिए, आपने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहला है आपका RLVP, उसमें फॉर्मूला था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसको अपन ने लिखा था यहाँ पे N2/N1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जब अपन ने सॉल्यूट के मोल्स नेगलेक्ट कर दिए थे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट को जब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करा था, तो इस वाले पार्ट को मैंने फर्दर ऐसे लिखा था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये डिवाइड होकर ऊपर जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूलर मास है ना, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ जो बात हो रही है इसकी हो रही है, ठीक है। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप लोगों ने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलिलिटी, ठीक है। मोलिलिटी को फॉर्मूले को अगर मैं वापस से एक्सपेंड करके लिखूँ तो वापस वही कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वापस ये मोलिक्यूलर मास सॉल्यूट का यहाँ पे आ गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलिलिटी। सेम फार्मूला आ जाएगा W2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सेम फार्मूला यहाँ पे चल गया आपका, ये मैंने लिखा है 1, ओके। फोर्थ आपका था यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, वो था पाई इक्वल टू CRT। सी था वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में आया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका कंसंट्रेशन वाला टर्म हो गया। तो देखा जाए तो इन ऑल 4 फॉर्मूलेस में आपका मोलर मास आ रहा है सॉल्यूट का, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे RLV भी पता है, डेल्टा T भी पता है, TF पता है, पाई पता है, अदर वैल्यूज़ पता है, और अगर अननोन सॉल्यूट है तो आप वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो इन 4 फॉर्मूलेज से, इन 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। अब बात आ रही है ये हेडिंग क्यों बनी, एबनॉर्मल मोलर मासेस। उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए हेडिंग डाल के, और अब अपन इस हेडिंग पे चलेंगे कि ये हेडिंग क्यों आ रही है, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको क्लास 11th का एक टॉपिक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने डिसोसिएशन और एसोसिएशन पढ़ा होगा, पर जहाँ तक मुझे लगा है बच्चों ने 11th क्लास इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होता है और उनको वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से याद में नहीं होता। तो मैं उस टॉपिक को आप लोगों को ऐसे टीच करूँगा जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना। तो डोंट वरी, इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन करिए। अब आप एक बार दोबारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में जाइए। उसकी डेफिनेशन थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर की बात करूँगा तो मोल्स की बात भी अपने आप आ जाएगी। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पे, उसके मोल्स पे, उसके नंबर पे डिपेंड करती थी, है ना। यानी कि उनका नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और गौर करिए, आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वहाँ पे मैं हमेशा सॉल्यूशन कैसा लेता था, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करता था, उसमें याद हो मैं शुगर ऐड करता था, कभी मैंने यूरिया ऐड करा, कभी मैंने केन शुगर ऐड करा, एक ही बात है शुगर केन शुगर, कभी मैंने ग्लूकोज ऐड करा, ठीक है, या फिर मैंने वहाँ लिख दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
कुछ इस तरह के टर्म्स मैंने वहाँ पे सॉल्यूट की फॉर्म में यूज़ करें। ठीक है, आप लोगों ने कभी फोकस करा इन टर्म्स पे? मैंने हमेशा इस तरह के सॉल्यूट ही यूज़ करे। कभी भी मैंने KCl या NaCl या MgCl2, कभी भी मैंने आयनिक सॉलिड यूज़ नहीं करे। हमेशा मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करे, कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ नहीं करे। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट, ये ब्रेक नहीं होते हैं। पर जैसे सॉल्ट है NaCl, पानी में डालोगे तो Na+ और Cl- मिलेगा। बट शुगर को पानी में डालोगे तो ऐसा नहीं कि C6H12O6 के कार्बन अलग चल गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा नहीं। उसके मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और ये डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं अपन पढ़ेंगे बाद में। पर अब तक अपन ने इस तरह के नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस से ही कॉलिगेटिव के प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करे। कभी भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट नहीं लिया। अब बात आ रही है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट लेता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसी को समझने के लिए आप देखिए मैं किसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सबसे पहला वर्ड आ रहा है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, अब आई रिपीट, इस टॉपिक से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा ना। सिर्फ कंसेप्ट समझे। डिसोसिएशन माने होता है ब्रेक होना, ठीक है, टूटना, ब्रेक होना, या फिर मैं इसको बोलूँ डिकम्पोजिशन होना। डिकम्पोजिशन माने टूटना, डिकम्पोजिशन होना। ओके, अब मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ KCl का। आपने सॉल्यूट की फॉर्म में लिया KCl। अब जब भी आप KCl को वाटर में डालोगे तो ये K+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। अब मैंने यहाँ पे ये एरो का साइन क्यों लगाया? क्योंकि जो ये इस फॉर्म में टूट सकता है तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकता है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है ना। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि KCl का 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा टूट रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लेता हूँ KCl का, इनिशियल में ये 0 है, पर जब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा। 1 में से पूरा 1 खत्म हो गया, पूरा टूट गया, तो इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल देगा। आपको याद हो स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट, 1 मोल ऑफ KCl गिव 1 मोल ऑफ K+, 1 मोल ऑफ KCl गिव 1 मोल ऑफ Cl-। अगर मैं इसके यहाँ 2 मोल लेता हूँ तो इसके भी 2 मोल्स मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सीन कैसे चेंज हो गया। आपने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप तो मान के चल देते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूट पार्टिकल्स है, पर सॉल्यूट पार्टिकल एक नहीं, यहाँ पे 2 सॉल्यूट पार्टिकल आ गए, एक K का और एक Cl का। कब? जब मैंने यहाँ पे 100% इसको डिसोसिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर सपोज आपने MgCl2 लिया होता सॉल्यूट की फॉर्म में, तो ये डिसोसिएट होता Mg+2 में और 2Cl- में। ठीक है, आपको याद होगा ये कैसे ब्रेक होता है। Mg पे चार्ज +2 आता है, क्लोरीन पे 1 आता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो मैंने 2Cl- लगा दिया बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसका 1 मोल लेता हूँ, इनिशियल में ये भी 0, ये भी 0, पर जब ये 100% डिसोसिएट होगा तो ये 1 में से पूरा 1 डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा टूट गया, और ये 1:1, 1 MgCl2 देगा 1 Mg का आयन, और 1 MgCl2 देगा 2 Cl के माइनस, तो ये 1:2। आपने तो बोला यहाँ पे 1 पार्टिकल है सॉल्यूट का, पर मुझे तो यहाँ पे 3 पार्टिकल मिल गए सॉल्यूट के। यहाँ भी आपने तो बोला मैंने 1 पार्टिकल लिया, पर मुझे यहाँ पे 2 पार्टिकल मिल गए सॉल्यूट के, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल आप अज्यूम करके चल रहे थे वो उतना नहीं रहा, उनसे ज़्यादा पार्टिकल आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल गए, यानी कि डिसोसिएशन होके पार्टिकल्स का नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो यही कंसेप्ट के कारण, इन्हीं चीज़ों के कारण आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो कैलकुलेशन थी वो आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं जब वो चेंज हो जाती है तो उसमें आंसर कैसे वेरी करेगा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए। देखो, आई रिपीट, आपको हो सकता है ये चीज़ समझ में इतना अच्छे से ना आए, वापस समझाता हूँ मैं। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन है, T = इन्फिनिट टाइम फाइनल कंडीशन है ना। इनिशियल में आपने ये 1 पार्टिकल लेके समझा, जब ये फाइनल रिएक्शन हो गई तो ये तो बिल्कुल ना बचा बल्कि डिसोसिएट हो गया, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, और ये डिसोसिएट हो गया 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है ना। अब आपको क्या करना है,
आपको 1 की जगह यहाँ पे 3 पार्टिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है और यहाँ भी आपको 1 की जगह 2 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन्ट, उन्होंने एक फैक्टर दिया वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं अपन आई से। कैसे डिनोट करते हैं? आई से। अभी वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है देखो, आई की वैल्यू क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू अपन यहाँ फाइंड करते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। अब इसको मैं कॉलिगेटिव में कैसे यूज़ करूँगा उसको भी यहाँ पे सीखेंगे अपन। फर्स्ट केस के लिए आई है, अगर मैं फर्स्ट केस के लिए आई की वैल्यू फाइंड करूँ तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल आ रहे हैं आपके? 2 पार्टिकल आ रहे हैं। और बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल थे आपके? 1 पार्टिकल थे। तो 2/1 दैट इज 2, आई की वैल्यू आई आपकी 2। इस वाले पार्ट के लिए आइए आप यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 3, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं पार्टिकल? 1, यानी कि आई की वैल्यू आई 3। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर आपने डिसोसिएशन का केस तो समझा दिया, एसोसिएशन का केस कैसे होगा आपने नहीं समझाया। थोड़ा वेट करिए, मैं स्टेप बाय स्टेप को सब समझा दूंगा और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि क्या आप हर बार ये फार्मूला यूज़ करेंगे? नहीं। अब देखिए ये K प्लस अगर 100% डिसोसिएट होता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, K प्लस Cl माइनस, यानी कि 2। आई की वैल्यू आपकी 2 आ रही है यहाँ पे डायरेक्ट, है ना। MgCl2 में 3 पार्टिकल्स है, एक कैटायन है, 2 अनायन है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है। वो यहाँ पे आपकी आ गई 3। ये कब लेना है आपको? जब 100% डिसोसिएशन हो। 100% डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू आपकी 3 और 2 आ रही रेस्पेक्टिवली। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको MgCl2 दिया तो आई की वैल्यू हमेशा 3 आए। अब वो डिपेंड करेगा कि डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, उससे कम हो रहा है, और कैसे देखना है अभी अपन चेक करते हैं। पर अभी मैंने यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालना सीख लिया, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप एक बार। नीचे का फ्रेम थोड़ा कट हो रहा था, मैंने उसको दोबारा लिख दिया, I इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 फॉर 100% डिसोसिएशन। अब नोट डाउन करिए। अब देखिए अगर 100% डिसोसिएशन ना हो के कुछ और डिसोसिएशन होता है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, KCl गिव्स K प्लस और Cl माइनस। अब ये सपोज 50% ब्रेक होता है, शुरू में आपने लिया 1, ये 0 मिला, ये 0 मिला, ये T इक्वल टू 0 की कंडीशन है, मतलब बिफोर डिसोसिएशन, है ना। अब मैं लेता हूँ आफ्टर डिसोसिएशन, सपोज ये यहाँ पे लिखा है 50% डिसोसिएशन, यानी कि 1 में से हाफ डिसोसिएट होगा, तो कितना बचेगा? 1 में से 0.5 डिसोसिएट हो गया तो कितना बचेगा? अब ये 1 से 1 मिलता है, अब यहाँ 0.5 ही डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.5 से ये भी आपको 0.5 मिलेगा और ये भी आपको 0.5 ही मिलने वाला है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। अब यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू निकालो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? 1 मिल रहा है मुझे, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1 था मेरे पास, यानी कि आपको आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 आई की वैल्यू हो गई। 50% डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, बिफोर डिसोसिएशन था 1 और आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 0.5, तो ये K प्लस 0.5 Cl माइनस और 0.5 KCl भी बचा, यानी कि आपके पास टोटल आई की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन है 1.5, बिफोर डिसोसिएशन है 1, दैट इज आई की वैल्यू आपकी आएगी 1.5, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा 1.5, ठीक है, समझ में आया। अब ये अल्फ़ा 50% है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी, अगर ये 33, 20, 40 होता थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक फैक्टर होता है अल्फ़ा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं इसको यूज़ करूँगा क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा करता हूँ, आप इस कैलकुलेशन का नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मैं अल्फ़ा की फॉर्म में करूँगा,
ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब मैंने बोला यहाँ पे 50% डिसोसिएशन नहीं हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हुआ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 में से अल्फा गया, ठीक है, तो यहाँ भी 1 से 1 बनता है, तो अल्फा से अल्फा के बनेंगे और अल्फा ही सी बनेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं आपके 1, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 50% के लिए अपन क्या रखेंगे 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। अल्फा की वैल्यू अगर 100% है तो यहाँ क्या रखूँगा मैं, अल्फा की वैल्यू 1, यानी कि 100% डिसोसिएशन के लिए, तो 1 + 1 दैट इज़ 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अल्फा की जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब सेम कैलकुलेशन अपन अल्फा यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो एक बार मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये मैंने अल्फा से यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ओके। अब सेम कैलकुलेशन में यहाँ पे MgCl2 के लिए करता हूँ। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई थी 100% डिसोसिएशन के लिए 3 आई थी। इसको अपन प्रूफ करते हैं कि ये वैल्यू 3 कैसे आ रही है ना। अब मैं यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 100%, 50%, 30%, 20%, जो भी क्वेश्चन में मैंशनड है। इनिशियल में ये 1, ये 0, ये 0, t = 0 पे जब ये डिसोसिएट हो चुका, सपोज 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ तो 1 से 1 बनता है, तो अल्फ़ा से ये भी अल्फ़ा बनेगा, 1 से ये 2 बनता है तो अल्फ़ा से ये 2 अल्फ़ा बनेगा। तो आई की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स आएंगे रिएक्शन में, 1 माइनस अल्फ़ा, तो MgCl2 का प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है आपका 1, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 1 + 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय 1। अब अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 100%, यानी कि अल्फ़ा ले लूँगा मैं, अल्फ़ा को 1 मान लेता हूँ, 100% मतलब 1, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा आई की वैल्यू 1 + 2 / 1 दैट इज़ 3। हो गया प्रूफ। अभी अपन ने 3 निकाली थी। अगर मेरा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, मेरी 50% है, यानी कि 0.5 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2 × 0.5 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 50%, यानी कि 2 × 0.5, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/1, तो आई की वैल्यू जाएगी आपकी 2। तो ऐसे अपन अल्फ़ा की वैल्यू वैरी करके आई की वैल्यू वैरी करेंगे तो वॉन्टो फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वॉन्टो फैक्टर आपने सिखा तो दिया, डिसोसिएशन के लिए कैसे निकालेंगे, एसोसिएशन के लिए आपने अभी भी नहीं बताया। बोलूँगा अभी वेट करो, एसोसिएशन का सीख लेंगे। अब बात आ रही है इस वॉन्टो फैक्टर का करना क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है ना। अब वॉन्टो फैक्टर को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है, जितनी भी आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बोर्ड पे लिखी थी उन सब के आगे आई से आपको मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के आगे आपको आई मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है आई देखो, ये आपका फर्स्ट था RLVP का, डेल्टा P/P1 वहाँ पे था आपका मोल फ्रैक्शन I × X2, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी डेल्टा TB, तो यहाँ पे I KB × M। थर्ड प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ डेल्टा TF I KF × M। कुछ नहीं करा मैंने, सब जगह I से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर में था पाई = CRT, तो ICRT। सब जगह वॉन्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वॉन्टो फैक्टर की जो वैल्यू आएगी उसको अपन यहाँ पुट करेंगे और चेंज करेंगे। अब देखो, अब एबनॉर्मल मोलर मास कैसे हुआ, जो आप मोलिकुलर मास पहले फाइंड करते थे, अगर आपको सपोज डेल्टा TB गिवन है और डेटा गिवन है और सॉल्यूट अननोन है, तो आप मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन कर लेते थे, अपन ने क्वेश्चन भी करा है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ और आएगी तो मास भी वेरी हो जाएगा, ठीक है, वो मास भी वेरी हो जाएगा। और कैसे वेरी होगा, अपन इसको
क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आप ये सीखिए कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपका सही आंसर आएगा फॉर आयनिक सॉलिड। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहे सॉल्यूशन के अंदर। पर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लेता हूँ तो ये तो या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आई का कंसेप्ट। अब मैं आपको आई यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा फॉर एसोसिएशन। अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, उसको अपन देखते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। देखो, एसोसिएशन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, सही बात है, डिसोसिएट होगा। पर जब डिसोसिएट होगा, जब मैं एसिटिक एसिड को किस में डालूँ, वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँ, मतलब जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है उस मीडियम में तो डिसोसिएशन होगा, किसके अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पर अगर मैं एसिटिक एसिड को क्या करूँ, मैं बेंजीन के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट करूँगा तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। कैसे बॉन्ड बना लेगा, देखो एसिटिक एसिड है आपका CH3COOH। ठीक है, अब क्या होता है एसिटिक एसिड के अंदर, इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर आपस में H बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे देखना आप, CH3COOH, है ना। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आया एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन भी आपस में बॉन्ड बना लेता है ना। इस वाले ऑक्सीजन को मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये भी यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम बना होगा। तो ये क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड क्या हो गया, एसोसिएट हो गया इन बेंजीन। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट था, पोलर सॉल्वेंट है तो डिसोसिएट होगा, नॉन पोलर है तो एसोसिएट होगा। तो ये आपका एसोसिएट हो गया विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे माना कि ये एक पार्टिकल है, पर जब बेंजीन में इसको डिसॉल्व करा तो ये एज ए दो मॉलिक्यूल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, है ना। आपने 100 पार्टिकल्स इसके लिए यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स लिए, पर आपने कैलकुलेशन में 100 के अकॉर्डिंग करा, पर देखा कि ये तो 50 की तरह बिहेव करे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि एसोसिएशन हो गया। अगर सपोज इसी एसिटिक एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता तो आप इसको 1 मान के चलते, पर ये 1 की नहीं, ये 2 की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हो। सेम एसिटिक एसिड आपका आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। यहाँ पे ये एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे ये डिसोसिएट हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एसोसिएशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 1 लिया, 0 0, 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने 1 लिया तो ये शुरू में 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, 2 से बना 1, तो अल्फ़ा से बनेगा अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन आ रहे हैं 1 प्लस अल्फ़ा, इनको ऐड करो तो मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू निकालें अपन, तो आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन दैट इज़ 1। तो ये आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई एसिटिक एसिड की वाटर के अंदर। अब यहाँ पे अगर आई की वैल्यू निकालूँ मैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन नहीं, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, सब कंसेप्चुअल है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू देखो चेंज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर 100% लेता हूँ तो आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। अगर मैं 100% एसोसिएशन लेता हूँ तो ये 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 माइनस 0.5 दैट इज़ 0.5। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन के लिए तो वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी और एसोसिएशन की वैल्यू 0.5 लेनी पड़ेगी। तो आपके आंसर में वेरिएशन आएगा आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, और इसी की वजह से आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की थ्योरी यहाँ पे आती है। इसको नोट डाउन करिए।
बाकी इसकी थ्योरी एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छी है, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे बस यही कंसेप्ट पूछेगा कि एसोसिएशन डिसोसिएशन में IQ कैसे वेरी होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे निकालना सिखा दिया। अब ये फॉर्मूला आप याद तो करोगे नहीं, ये तो सिर्फ कंसेप्ट पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक जनरलाइज बता देता हूँ कि जनरलाइज वे में इसको कैसे लिखते हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। मैं वापस से रिपीट करूंगा, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि वाली थ्योरी। बस बच्चों ये IQ निकालना आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी ना। फॉर डिसोसिएशन, सपोज आपके पास AN कोई मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होके बनता है Na, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है अल्फा डिग्री से। सपोज इसकी वैल्यू मैंने 1 ली, इनिशियल में ये 0 था। जब ये डिसोसिएट होगा तो 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया तो ये बन जाएगा N अल्फ़ा। N अल्फ़ा क्यों आया? क्योंकि 1 मोल से ये N मोल बन रहा है, तो अल्फ़ा से ही बनेगा N अल्फ़ा। अब I की वैल्यू, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स आ रहे हैं आपके? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, इसको आपको ऐड करना होता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन 1। तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? I इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अल्फ़ा को कॉमन ले सकता हूँ, अल्फ़ा मैंने कॉमन लिया तो N माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अल्फ़ा में क्या करा मैंने, अल्फ़ा कॉमन लिया तो N माइनस 1 वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ से, दिस इज़ द I की वैल्यू, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो I माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1, तो दिस इज द अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू भी आपसे I की वैल्यू गिवन देख के आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। सपोज कोई नॉन सॉलिड्स का 1 टू फैक्टर इतना है तो बताओ उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो मैं ऐसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या, ये I माइनस 1 इधर हो गया और ये नीचे डिवाइड हो गया, है ना। अब सेम इसी तरह से आपको एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए ना। तो मैं इसको रब करके एसोसिएशन के लिए आपके लिए I की वैल्यू फाइंड करता हूँ जनरलाइज वे में, N की फॉर्म में, ठीक है। अब चाहो तो इसको अपन ने जो क्वेश्चंस करे ना उससे भी इसको चेक कर सकते हो, है ना। एसोसिएशन मीन्स ब्रेक होना, ठीक है। एसोसिएशन मीन्स कॉम्बिनेशन होना, डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक होना। तो सपोज आपके पास Na कोई मॉलिक्यूल से, उससे कॉम्बिनेशन होके AN बना, ये हो गया आपका एसोसिएशन, ठीक है। इनिशियल में ये कितना था आपके पास? 1, ये था 0, तो 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ। अब बताओ यहाँ पे N मोल से बनता है 1 मोल, N से बना 1, 1 से बनेगा 1/n, तो अल्फ़ा से बनेगा अल्फ़ा बाय n। आई रिपीट, बच्चों का डाउट आता है, सपोज n मोल से बना 1 मोल ऑफ n, तो 1 मोल ए से बनेगा 1/n मोल ऑफ an, तो अल्फ़ा मोल से बनेगा अल्फ़ा बाय n, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट है क्लास 11th का, ठीक है। अब वापस आई के लिए निकालते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n डिवाइड बाय इनिशियल मोल, यानी कि बिफोर एसोसिएशन, तो 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ तो जो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ से आप चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाय 1/n माइनस 1, दिस इज द कंसेप्ट। ये आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे इस टॉपिक की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पर मैं नहीं बोलूँगा कि आप फॉर्मूले याद करो। अपन इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि जो क्वेश्चन में कंडीशन क्यों नहीं अपन उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ही डिराइव कर लेंगे आई की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आज का कंसेप्ट है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं न्यूमेरिकल अपने अगले लेक्चर में लूँगा। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए और प्लीज़ समझने की कोशिश करिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता क्या है जब क्वेश्चन। तो ये आपका जनरलाइज कंसेप्ट था आई की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब यहाँ पे आई की वैल्यू आपको मैंने बताया फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो ये दोनों डिवाइड करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर आई की वैल्यू के अभी कुछ और फार्मूलेज भी हैं, तो अपन वो देखते हैं कि वो फार्मूलेज क्या है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए।
देखो एक फार्मूला और है आई का, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व वैल्यू तो आ रही है प्रैक्टिकल से और ये वैल्यू आ रही है आपकी थ्योरी के न्यूमेरिकल फार्मूले से ना, यानी कि आपने कितनी वैल्यू देखी और आपने कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी। जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो इसी तरह से आपने कितनी वैल्यू देखी और आपको कितनी वैल्यू मिली कैलकुलेशन करने में, तो यहाँ से भी आई की वैल्यू आ सकती है। और एक फार्मूला और है आपका, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय कैलकुलेटेड मोलर मास, नहीं नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल, नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से भी आप आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूले और हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है ये सब आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझोगे। तो मैं अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, सब समझ लीजिए। अगला वीडियो, अगला लेक्चर इसी टॉपिक का सीक्वेंस है, इसी टॉपिक का कंटिन्यू पार्ट है। तो इसको देखने के बाद आप जस्ट उसको देखिए तो आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।